चलिए, तो इससे पहले हम लोग ने पार्ट 1 में बात किया था क्वेश्चन नंबर 75 तक। ठीक है, ये हमारा वीकली टेस्ट 20 चल रहा है, जिसमें हम लोग ने 75 क्वेश्चन नंबर तक हम लोग बात कर चुके थे, उसका एक्सप्लेनेशन देख चुके थे। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 76 में हमें मिलान करना है, मैच करना है। किसको करना है? लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। लिस्ट 1 में हमारे सारी डिमांड्स दी हुई हैं, अगर आप ये देख रहे हो। ठीक है, कि क्या क्या मांग होती है, चाहे घरेलू उपयोग मांग हो, औद्योगिक और वाणिज्य मांग हो, सार्वजनिक उपयोग की मांग हो, या क्षति चोरी की हो, यानी कि डोमेस्टिक यूज़, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, पब्लिक यूज़, लॉसेज और थेफ्ट। लिस्ट 1 में इनका सारी डिमांड्स आपकी दी हुई हैं, और लिस्ट 2 में आपके परसेंटेज दिए हुए हैं कि किसका क्या क्या परसेंटेज होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इससे पहले एक क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसमें हम लोग ने क्या किया था कि हर डिमांड का देखा था। ठीक, तो ये देखते हैं क्या क्या किसका परसेंटेज होता है। अगर यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे घरेलू उपयोग के लिए आप देख रहे हो कितना होता है 50%, 50%। औद्योगिक तथा व्यवसायिक के लिए कितना होता है 25%। ठीक है, सार्वजनिक उपयोग के लिए कितना होता है 10%, पब्लिक यूज़ के लिए। और अगर क्षति या चोरी के लिए, लीकेज थेफ्ट के लिए बात करें तो 15%। ठीक है, तो ये हमारी अलग अलग मांग थी कि प्रतिशत में कि कितना कितना प्रतिशत होता है। घरेलू के लिए आपने देखा था कि टोटल 270 में से 135 लीटर तो हम लोग सिर्फ घरेलू डोमेस्टिक यूज़ के लिए हम लोग डिमांड, डोमेस्टिक यूज़ डिमांड था। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे परसेंटेज में उसको डिवाइड कर दिया गया है कि किसके लिए कितना डिमांड की आवश्यक, कितने मांग की आवश्यकता होती है, या कहते हैं कितने पानी की आवश्यकता होती है। ठीक, तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा। क्वेश्चन कह रहा था कि डोमेस्टिक यूज़ के लिए, तो अभी हम लोग ने देखा था कि डोमेस्टिक यूज़ के लिए हम लोग कितना यूज़ करते हैं 50%। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ए के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ए का सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो ए का सेकंड सिर्फ सी ऑप्शन में है। ठीक, अच्छा, जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे इस तरह के, तो अगर यहाँ से आपको देख रहे हैं कि आपको डायरेक्ट ही जो है ना ए का ऑप्शन सेकंड मिल गया है सीधे, यानी कि ऑप्शन अगर थर्ड हम देखें तो उसमें ही सिर्फ ए का सेकंड है, और हमें कंफर्म पता है कि ए के लिए हमारा सेकंड ही होगा। डोमेस्टिक यूज़ 50% डिमांड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बाकी ऑप्शंस चेक करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम्स में टाइम होता है कम, और हमें क्वेश्चंस ज़्यादा करने होते हैं। जितना टाइम हम कम बचा सके उतना ही बेटर होता है, ताकि हम शुरुआत से लेकर आखिरी क्वेश्चन तक पहुंच सके एटलीस्ट। ठीक, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कभी कभी कि आपके क्वेश्चंस आपको आते हैं सारे, आप करते चले जा रहे हो, टाइम ज़्यादा दे रहे हो पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे, तो क्या होता है कि उसके वजह से कि आपके क्वेश्चंस जो है ना लास्ट में छूट जाते हैं। और हो सकता है कि आखिरी में लास्ट में आपके 20 क्वेश्चन छूट गए, और 20 में से आपको 10-15 क्वेश्चंस आते हो। तो यहाँ तो एक एक मार्क्स का डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको जितना टाइम बचाना हो उस उतना टाइम बचाया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको बाकी क्वेश्चंस अब चेक नहीं करने हैं। ठीक है, सीधे आप आंसर सी आपने टिक कर दिया। ठीक, बट अभी देख लेते हैं हम लोग क्या क्या था। तो क्वेश्चन अगर हम कहें कि डोमेस्टिक यूज़ के लिए, तो डोमेस्टिक यूज़ के लिए हमें पता है 50% की डिमांड होती थी, यानी कि अगर हम ऑप्शन 2 कहें तो ये ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूज़ के लिए, तो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूज़ के लिए हमने कितना देखा था 45%, 25%, सॉरी। ठीक, तो अगर 25%, तो यानी कि ये हमारा सेकंड का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट फिर बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्या कहता है कि पब्लिक यूज़ डिमांड के लिए, तो पब्लिक यूज़ डिमांड के लिए 10% था, तो 10% हो जाएगा। लॉसेज और थेफ्ट लीकेज के लिए 15%, तो डी का 3 हो जाएगा। यानी कि ए का 2, तो ए का 2 है, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं, तो 77 क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिक्रीज इन पर कैपिटा कंजप्शन अकर्स बाय, यानी प्रति व्यक्ति खपत की मांग की कमी कम होती है। यानी कि वही है कि जो डिमांड हम कह रहे हैं वाटर वाटर डिमांड, ठीक है, तो वो वाटर डिमांड कब कम होती है, किस में किस में। ठीक, तो अगर इनकी हम बात करेंगे, तो पहला ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि यूज़ ऑफ मीटरिंग सिस्टम, यानी कि अगर हम मीटर सिस्टम का प्रयोग करें, यानी कि देखा होगा आपने आजकल, जैसे से अगर हम लाइट का बात करें तो लाइट के लिए भी मीटर का होता है, जितनी आप लाइट यूज़ करोगे उतना ही आपको बिल देना होता है। सिमिलरली अगर हम पानी के लिए भी मीटरिंग का सिस्टम का यूज़ करें कि भाई मीटर लगा दे और जितना पानी आप यूज़ करोगे उतना आपको पानी का बिल देना होगा। ठीक, दूसरा कह रहा है हॉट क्लाइमेट, तो अगर हॉट क्लाइमेट की बात करें तो हॉट क्लाइमेट में पता है कि जैसे जैसे थोड़ा गर्मियाँ होती हैं तो गर्मियों के दिन में पानी की कंजप्शन ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमने बात की थी कि क्वेश्चन में कहा गया था कि डिक्रीज़ इन पर कैपिटा कंजप्शन,
तो अगर डिक्रीज़ की बात कर रहा है तो पर कैपिटा कंजप्शन में डिक्रीज़, अगर हॉट क्लाइमेट होगा तो वहाँ पे डिमांड बढ़ जाती है, तो वहाँ पे डिक्रीज़ नहीं होता है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि हॉट क्लाइमेट में, तो हॉट क्लाइमेट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट फिर बात करते हैं गुड क्वालिटी ऑफ वाटर इन सप्लाईज। अच्छा अगर पानी, अच्छी क्वालिटी का पानी आ रहा होगा तो भी डिमांड हम कहें घटने की जगह बढ़ जाएगी। क्यों? अगर गंदा पानी आ रहा है तो आप क्या करोगे कि यूज़ नहीं करोगे उसको, कम यूज़ करोगे, या फिर कहने कि बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही उसको आप यूज़ करोगे। लेकिन अगर सप्लाई अच्छा, गुड क्वालिटी पानी है, अच्छी गुणवत्ता है पानी की, तो क्या होगा कि आप फिर आराम से उसको यूज़ करोगे जितना मन चाहा उतना। ठीक, फिर ऑल ऑफ दीज, तो यानी कि ये सी ऑप्शन भी गलत हो गया, तो ऑल ऑफ दीज ठीक हो ही नहीं सकता क्योंकि आपका सी और डी गलत हो गए हैं। तो बचा कौन सा, यूज़ ऑफ मीटरिंग सिस्टम। ठीक, तो मीटरिंग सिस्टम, अब अगर मीटर सिस्टम अगर हम कर दें, मीटर लगा दें, ठीक है, घरों में, तो भाई आप भी क्या है कि जितना पानी ज़्यादा यूज़ करोगे आप, तो उतना आपका ज़्यादा बिल आएगा। तो इसलिए आप भी क्या करोगे कि थोड़ा सा लिमिटेड यूज़ करोगे, यानी कि जब आवश्यकता होगी तभी आप पानी को यूज़ करोगे। वरना क्या होता है कि हाथ धुलने के लिए भी नल खोल दिया, पानी बह रहा है। आप कुछ भी कर रहे हो, ब्रश कर रहे हो तो क्या है, नल खोल दिया, पानी बह रहा है, जितनी देर आप ब्रश करते हो उतनी देर बह रहा है। और ऐसे होगा अगर मीटर सिस्टम है, आपको पता है कि उसका हमें चार्ज पे करना होगा, देना होगा, तो इसलिए क्या होगा कि आप भी लिमिटेड पानी यूज़ करोगे। तो यानी कि ये बात बिल्कुल सही है कि अगर मीटरिंग सिस्टम का हम प्रयोग करें तो क्या होगा कि हमारा कंजप्शन, ठीक, खपत कम हो जाएगी अगर मीटरिंग प्रणाली का प्रयोग करें। ठीक, तो यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए सी, सॉरी ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी। ठीक है, तो अच्छा, फ्यूचर पॉपुलेशन के लिए तो ये फैक्टर्स आपको नोट्स में भी लिखवाए थे। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था जनसंख्या के पूर्व अनुमान लगाने के लिए, ठीक है, तो यानी कि फोरकास्टिंग के लिए पानी की मांग का आकलन भविष्य की आबादी के आधार पर किया जाता है। अब जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो जनसंख्या में परिवर्तन के लिए 3 मुख्य कारक, कौन कौन से मुख्य कारक होते हैं, एक तो जन्म दर यानी कि बर्थ रेट, दूसरा मृत्यु दर यानी कि डेथ रेट, और तीसरा पलायन या अभिगमन, दैट मीन्स माइग्रेशन। ठीक है, तो इन तीनों कारकों पे, इन तीनों कारक पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा, क्वेश्चन कह रहा था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर पॉपुलेशन। ठीक है, किसी शहर की जनसंख्या का पूर्व अनुमान को प्रभावित करने वाले कारक, तो कौन कौन से कारक थे, अभी हम लोग ने देखा कि बर्थ, डेथ और माइग्रेशन तीनों कारण थे। तो यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, जन्म, मौत और प्रवासन तीनों, तो यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। चलिए यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। तो 79 क्वेश्चन क्या कहता है, एन आइडियल पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इज कॉल्ड, यानी कि एक आदर्श जनसंख्या वृद्धि वक्र कहलाता है। तो आदर्श जनसंख्या वृद्धि वक्र, अच्छा, एस शेप्ड कर्व, लॉजिस्टिक कर्व, ज्योमेट्रिक कर्व, नन ऑफ दीज। ठीक है, ये जो हमारा ग्रोथ होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो प्रैक्टिकली हमारी दो चीज़ों पे, दो तरीके के ग्रोथ कर्व हो सकते हैं। ठीक, एक तो हम कहते हैं एक्सपोनेंशियली और दूसरा होता है लॉजिस्टिकली। ठीक है, कि एक एक्सपोनेंशियली और दूसरा होता है आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। ठीक, आपका दूसरा होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। तो अब बात करते हैं कि एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर्व क्या होता है और लॉजिस्टिक क्या होता है। ठीक है, तो देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ टेक्स प्लेस व्हेन अ पॉपुलेशन पर कैपिटा growth rate stays the same regardless the population size, making the population grow faster as it gets larger, it represented by the equation। ठीक, तो अगर हम बात कर रहे हैं कि एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है कि क्या पॉपुलेशन साइज है उससे कोई मतलब नहीं है, बट पॉपुलेशन क्या होता है बहुत तेज़ी से ग्रो करता चला जाता है, उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। ठीक, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यानी कि बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। तो अगर उसकी हम इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन हमारा क्या होगा, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर मैक्स एन। ठीक, अच्छा, इसका जो ग्रोथ कर्व का शेप होता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, तो इसका शेप कैसा होता है, तो इसका शेप कहते हैं हम कुछ जे टाइप का होता है। ठीक है, याद रखना है कि इसका जो ग्रोथ कर्व होता है वो कैसा होगा, आपका कुछ जे शेप का होगा ऐसा। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल, क्योंकि देखो एक्सपोनेंशियल बताया है बोला, तो टाइम के साथ कम टाइम पर बहुत तेज़ी से ग्रो होता चला जाता है पॉपुलेशन साइज।
ठीक है, तो इसी को हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट फिर कहते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट होता है हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। ठीक है, तो अगर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की बात करेंगे तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व क्या होता है, पॉपुलेशन पर कैपिटा ग्रोथ रेट डिक्रीजेस एज पॉपुलेशन साइज अप्रोचेस अ मैक्सिमम इम्पोज लिमिट रिसोर्स। ठीक है, यानी कि हम ये कह दें कि लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में क्या होता है कि जब एक एक लिमिट तक पहुंच जाती है पॉपुलेशन, ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो जाता है कि डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की बात करें तो कुछ ऐसा कर्व होता है, यानी कि अगर पहले तो पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, फिर जैसे जैसे रिसोर्सेज बढ़ते हैं या डेवलप्ड हो जाती है सिटी, तो बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। फिर एक सेचुरेशन लिमिट आने लगती है, तो सेचुरेशन लिमिट पे क्या होता है कि फिर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ना थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, या कहते हैं हम लिमिट हो जाती है उसमें। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो जाती है थोड़ी सी। तो ये कर्व कैसा बनता है, इसे ये कर्व होता है एस शेप। ठीक है, तो यानी कि अगर हम बात करें कि लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करें तो लॉजिस्टिक ग्रोथ में कर्व शेप कैसा होता है, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ में कर्व शेप होता है एस शेप का। ठीक, और हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में देखा था, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में कैसा कर्व था, जे शेप का था। ठीक, अब हम अपने आप आते हैं अपने वापस क्वेश्चंस पे। तो अब हम लोग बात करते हैं अपना क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा, क्वेश्चन कह रहा था कि आइडियल पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, यानी कि आदर्श जनसंख्या वृद्धि वक्र। तो आदर्श जनसंख्या वृद्धि वक्र, अब देखिए अगर हम आदर्श की बात करें तो अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो क्या होता है कि भाई धीरे धीरे अगर एक ऐसा शहर ले ले कि जहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो जनसंख्या क्या होती है कि जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ करती है समय के साथ। ठीक है, अगर हम ये ग्राफ लें, ठीक, इसे हम कह दें कि ये टाइम है हमारा और ये हम पॉपुलेशन कह दें। ठीक है, पॉपुलेशन हो जाए तो ये धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है, बट जैसे जैसे रिसोर्सेज बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं या सिटी डेवलप करने लगती है तो पॉपुलेशन भी तेज़ी से बढ़ जाती है। फिर एक लिमिट आ जाती है कि पॉपुलेशन में रिसोर्सेज धीरे धीरे क्या होते हैं कि आपके लिमिटेड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण। तो वहाँ की जो जनसंख्या वृद्धि दर है या फिर कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, तो वो भी क्या हो जाती है, एक डिक्रीज़ होने लगती है या फिर कहते हैं एक स्लो कॉन्स्टेंट रेट से चलने लगती है। तो अगर ऐसा कुछ कर्व हो जाएगा फिर समय के साथ, तो फिर यानी कि ये कर्व कैसा है, एस शेप कर्व तो है, बट आप यहाँ पे ऑप्शन अगर देखें तो एस शेप कर्व भी दिया हुआ है आपका ऑप्शन लॉजिस्टिक। अच्छा, इस कर्व को क्या कहते थे, एस शेप कर्व को हम लोग लॉजिस्टिक कर्व कहते थे। तो ऑप्शन तो लॉजिस्टिक कर्व भी दिया हुआ है, एस शेप भी कर्व दिया हुआ है। अच्छा, ज्योमेट्रिक कर्व आदर्श कर्व नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ज्योमेट्रिक कर्व हम उसके लिए लेते हैं जहाँ पे बहुत जो नई सिटी हो या तेज़ी से डेवलप हो रही हो, सिर्फ उसके लिए। ठीक, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक कर्व नहीं कह सकते हैं हम। अब बचा ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, तो फिर क्या कह दें हम कि एस शेप कर्व या लॉजिस्टिक कर्व। तो इनमें जब हमारे पास कर्व का नाम दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे शेप नहीं पूछा है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि आदर्श जनसंख्या वृद्धि वक्र कहलाता है, तो उस वक्र को क्या कहते हैं, उस वक्र का नाम पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा वक्र हो जाएगा, वो लॉजिस्टिक कर्व हो जाएगा। अगर आपको लॉजिस्टिक कर्व ना दिया होता ऑप्शन में, तब आप क्या कहते हैं कि वो एस शेप्ड होता है। ठीक, यहाँ पे शेप ना पूछ के आपसे कर्व पूछा है, तो कर्व कौन सा होगा, लॉजिस्टिक कर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 80, द शेप ऑफ ग्राफ ऑफ पॉपुलेशन अगेंस्ट टाइम प्लॉटेड अकॉर्डिंग टू द अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड। ठीक, तो अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड की अगर बात करें तो इसमें अब पूछ रहा है कि गणितीय विधि वृद्धि विधि के अनुसार बनाए गए समय और उसके विरुद्ध जनसंख्या के ग्राफ का आकार कैसा होता है। यानी कि अब सीधी बात करें गणितीय वृद्धि विधि, तो गणितीय वृद्धि विधि में कैसा आकार होता है इसकी बात कर रहा है। तो अच्छा, गणितीय वृद्धि विधि होता क्या है, तो यहाँ देखते हैं कि अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड क्या होता था। तो ये मेथड किस पे बेस्ड होता है, एजम्पशन दैट द पॉपुलेशन इंक्रीज एट अ कॉन्स्टेंट रेट। तो यहाँ पे सीधे सीधे बोल दिया है कि जो जनसंख्या वृद्धि दर होती है तो वो किसमें, एक कांस्टेंट रेट से बढ़ती है। ठीक, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद टाइम, ठीक है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात करें तो जब रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन जो है ना कांस्टेंट है, तो वक्र कैसा बनेगा हमारा, वक्र एक स्ट्रेट लाइन में आएगा, क्योंकि ये किसकी इक्वेशन है, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा हमारा होगा, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन अगर आएगी तो फिर यानी कि वक्र कैसा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन भी हमारा यही पूछा था कि भाई शेप कैसा होगा अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड्स यानी कि गणितीय वृद्धि विधि में। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिया होते, हाइपरबोला नहीं होगा, पैराबोला नहीं होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। हाँ, तो बिल्कुल सही है कि कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन में होगा।
ठीक, एस टाइप कर्व भी नहीं होगा, वो लॉजिस्टिक कर्व होता था। तो यानी कि ये कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 80 का, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 81, एज कंपेयर टू ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड ऑफ फोरकास्टिंग पॉपुलेशन द अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड गिव्स। जनसंख्या में पूर्वानुमान की ज्यामितीय वृद्धि विधि की तुलना में अंगणितीय वृद्धि विधि देता है। तो भाई अब दोनों की तुलना कर रहा है कि अगर हम अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड और ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड कह दें तो कौन ज़्यादा वैल्यू देता है, कौन कम वैल्यू देता है। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस की बात देखें तो ज्योमेट्रिकल मेथड क्या होता है, ज्योमेट्रिकली इंक्रीज, बहुत तेज़ी से इंक्रीज करता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होता है। और अर्थमेटिकल इंक्रीज कहें तो अर्थमेटिकल इंक्रीज में क्या होता है, प्लस होता है। तो अगर प्लस और मल्टीप्लाई में हम बात करें तो कौन ज़्यादा होगा, ठीक है, कौन ज़्यादा, किसकी ज़्यादा वैल्यू होगी, मल्टीप्लिकेशन की। ठीक, देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ देख सकते हैं क्या कह रहा है, पॉपुलेशन ऑब्टेन्ड बाय। ठीक है, तो अगर अर्थमेटिक में इस इंक्रीज मेथड से बात करें तो उसमें वैल्यू कम आती है, किसके कंपैरिजन में, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से। ठीक है, और इसकी भी वैल्यू उससे ज़्यादा किसकी वैल्यू होती है, ज्योमेट्रिकल इंक्रीमेंट मेथड से। ठीक, तो यानी कि सबसे सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होगी, ज्योमेट्रिकल, देन इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, और फिर अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा था। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था कि अगर कंपेयर करें हम ज्योमेट्रिकल और अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड में। ठीक है, तो इसमें अभी हमने देखा था कि अर्थमेटिकल और ज्योमेट्रिकल में किसकी वैल्यू बड़ी आ रही थी, तो ज्योमेट्रिकल की वैल्यू। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ज्यामितीय वृद्धि विधि की तुलना में अंगणकीय वृद्धि विधि की, तो इन दोनों की तुलना में किसकी वैल्यू ज़्यादा आती है। ठीक, तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ज्यामितीय वृद्धि विधि की तुलना में अंगणितीय वैल्यू। तो अंगणितीय वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ठीक, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि कम मान। ठीक है, यानी कि अर्थमेटिक इंक्रीज का बात करें तो अर्थमेटिक इंक्रीज का मान क्या होता है कि कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि द वाटर विच इज सेफ फॉर पोटेंट फॉर ड्रिंकिंग टू ह्यूमन हेल्थ इज नोन एज, यानी कि वह जल जो मानव स्वास्थ्य के लिए पीने योग्य और सुरक्षित होता है कहलाता है। तो जो जल हमारा सुरक्षित होता है पीने योग्य, तो वो क्या कैसा होता है पानी, अगर हार्ड वाटर होगा, कठोर हो जल होगा। ठीक है, तो कठोर जल पीने योग्य तो होगा नहीं। सॉफ्ट वाटर, मृदु जल, तो मृदु जल, या फिर कहते हैं वेस्ट वाटर। तो मृदु जल देखो, सॉफ्ट वाटर ठीक है, उसमें हार्डनेस नहीं होगी सॉफ्ट वाटर में। ठीक है, यानी कि अगर हम कह दें कि जो हमारा हार्डनेस किसकी वजह से आती थी, या सल्फेट, या फिर हम कह दें कि आपका कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के सल्फेट, क्लोराइड, ठीक है, इन सब की वजह से, किसके, कैल्शियम या मैग्नीशियम के, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की वजह से, इन सब की वजह से परमानेंट या टेम्परेरी हार्डनेस आती थी, स्थायी या अस्थायी। ठीक है, तो मृदु जल जो हमारा होगा तो वो उसमें हार्डनेस नहीं होगी। ठीक है, बट और इम्प्योरिटीज़ में भी हो सकता है, तो इसलिए इसको हम करेक्ट अभी नहीं कह सकते हैं। ठीक, वेस्ट वाटर हमारा अपशिष्ट जल तो किसी प्रकार से नहीं हो सकता है, ये गलत ही होगा। तो अगर हम बात करें तो होलसम वाटर, तो होलसर ऑप्शन सी हमारा होलसम वाटर, स्वास्थ्यप्रद जल। तो होलसम वाटर क्या होता था, होलसम वाटर ही वो वाटर होता था जो हमारा पीने योग्य होता था। ठीक, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, होलसम वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट इज़ द पीक फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन अबव 2 लाख। ठीक है, अच्छा, पीक फैक्टर की बात कर रहा है कि 2 लाख, अगर 2 लाख से ज़्यादा, 2 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, तो उसके लिए हमारा कारक क्या होगा, पीक फैक्टर, यानी कि चरम कारक कहते हैं, तो हमारा वो क्या होगा। ठीक, तो इसके लिए हम लोग ने देखा था कि पीक फैक्टर्स की एक टेबल देखी थी कि कितनी कितनी पॉपुलेशन पे होता है। ठीक, तो उसकी बात करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये कहते हैं कि पीक फैक्टर होता क्या है हमारा। ठीक है, तो पीक फैक्टर होता है इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लो टू द एवरेज फ्लो इन वाटर। ठीक है, कि इन वाटर सिस्टम, कि वाटर सिस्टम में हम बात करें तो मैक्सिमम कितना फ्लो हो सकता होगा। ठीक है, और अपॉन एवरेज डेली कितना हो रहा है। ठीक, तो इन्हीं का जो रेशियो होता है उसी को हम कहते हैं पीक फैक्टर। ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे आप पॉपुलेशन की अगर बात करें तो 2 लाख से ऊपर पॉपुलेशन अगर होगी तो पीक फैक्टर कितना होता है, 2। अगर 2 से 5 लाख के बीच पॉपुलेशन है तो कितना होगा पीक फैक्टर, 2.5। अगर 5 लाख से कम है पॉपुलेशन तो उसके लिए पीक फैक्टर कहते हैं 3। ठीक है, क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा गया था कि अगर जनसंख्या 2 लाख से अधिक है, यानी कि 2 लाख से ऊपर है। ठीक है, तो 2 लाख से ऊपर के लिए पीक फैक्टर कितना है, 2। ठीक है,
तो देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जनसंख्या अगर हमारी पॉपुलेशन अबव 2 लाख, ठीक है, यानी कि 2 लाख से ऊपर की जनसंख्या, तो ऊपर की जनसंख्या के लिए अभी हमने देखा था कि हमारा पीक फैक्टर कितना था, 2.0, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें डी, ठीक। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। 84 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है हमारा कि द डिज़ाइन पीरियड रिकमेंडेशन बाय GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर स्टोरेज रिजर्वायर डैम, भंडारण जलाशय बांधों के लिए भारत सरकार द्वारा डिज़ाइन अवधि की संस्तुति होती है। मीन्स सीधे सीधे आपका अभिकल्पन काल पूछा गया है कि कितने टाइम पीरियड के लिए डिज़ाइन की जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं कि इसके लिए अलग अलग हम लोग ने देखा था कि अलग अलग जो भी वाटर सप्लाई सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें थी, तो वो किस किस, जैसे ट्रीटमेंट यूनिट है कितने साल के लिए डिज़ाइन किया जाता है, पाइप मेन से कितने साल के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, रिजर्वायर और डैम्स हैं, तो इनके लिए हम लोग ने एक पूरा टेबल देखा था कि कितने कितने ईयर्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और डिज़ाइन पीरियड उनका क्या होता है। तो क्लियर वाटर सर्विस रिजर्वायर एट हेडवर्क पे रिजर्वायर्स की बात कर रहा है। बैलेंसिंग टैंक और सर्विस रिजर्वायर की, तो वो कितने टाइम पीरियड के लिए डिज़ाइन किया जाता है, वो 15 साल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट फिर देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कन्वेइंग पाइप्स ऑफ फॉर रॉ वाटर और क्लियर वाटर। रॉ वाटर या क्लियर वाटर के लिए जो कन्वेइंग पाइप्स होते हैं वो कितने टाइम पीरियड के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, 30 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन तो हमारा ये भी नहीं पूछता। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पंप हाउस, पाइप कनेक्शंस और ट्रीटमेंट यूनिट्स, ठीक है। यानी कि जो हमारा वितरण प्रणाली हो गया या पंप हाउस हो गया या पाइप के जो कनेक्शंस हैं या जो विभिन्न प्रकार की शोधन यूनिट है या उपचार यूनिट है, ठीक है, इकाई हैं, तो उनके वो कितने साल के लिए डिज़ाइन की जाती हैं, 30 ईयर्स के लिए, 30 साल के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर और पंप, तो वो कितने ईयर्स के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, 15 साल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट फिर इनफिल्ट्रेशन वर्क्स, तो इनफिल्ट्रेशन वर्क्स कहते हैं अंतर संदन कार्य कितने साल के लिए डिज़ाइन किया जाता है, तो वो हमारा होता है 30 साल के लिए, ठीक। नेक्स्ट फिर कह रहा है स्टोरेज रिजर्वायर्स डैम, ठीक है। तो यही क्वेश्चन भी हमारा पूछ रहा था कि स्टोरेज रिजर्वायर्स और डैम्स ये कितने साल के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, तो ये डिज़ाइन किए जाते हैं 30 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था। तो यहाँ अगर देखेंगे तो क्वेश्चन भी हमारा यही पूछा था, द डिज़ाइन पीरियड रिकमेंडेशन बाय GOI फॉर स्टोरेज रिजर्वायर डैम्स, तो रिजर्वायर डैम्स के लिए कितना टाइम पीरियड था, ठीक है, 30 साल, ठीक, 30 साल। तो नेक्स्ट फिर देखते हैं हम लोग कि कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो 85 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, द पर कैपिटा डिमांड फॉर वाटर इज कैलकुलेटेड इन लीटर्स। अच्छा, पर कैपिटा डिमांड की बात कर रहा है कि पर कैपिटा डिमांड जो है ना वो वाटर की वो कैलकुलेट की जाती है, तो किसके बेसिस पे कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो पर पर्सन पर ईयर, ठीक है, या फिर पर पर्सन पर मंथ, या फिर पर पर्सन पर डे, या पीक आवर कंजप्शन के बेसिस पे, ठीक है। यानी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, प्रति व्यक्ति प्रति माह, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, या प्रति घंटे चरम खपत, ठीक है। तो इनके किसके बेसिस, इनमें से किसके बेसिस पे, किसके आधार पे जो है ना प्रति व्यक्ति मांग की गणना की करते हैं हम लीटर में, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ने पर कैपिटा होता क्या है, पर कैपिटा डिमांड, ठीक, तो उसको देखा था, देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि पर कैपिटा डिमांड क्या होता था, तो पर कैपिटा डिमांड क्या होता था, पर कैपिटा डिमांड की अगर हम बात करें कि पर कैपिटा डिमांड क्या होता था हमारा, तो LPCD की अगर हम बात करें तो पर कैपिटा डिमांड होती थी हमारी कि टोटल वाटर कंज्यूम्ड इन 1 ईयर, एक साल में कितना वाटर कंज्यूम हुआ, ठीक है, और हमारा अपॉन 365 इंटू टोटल कितनी पॉपुलेशन थी, ठीक। तो उसी को हम लोग कहते थे पर कैपिटा डिमांड। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपसे कि पर कैपिटा डिमांड किसके आधार पर निर्धारित की जाती है, तो देखो यूनिट्स, अब कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं पर कैपिटा अगर वाटर डिमांड की हम बात करें, तो लीटर्स पर पर्सन पर डे, अच्छा लीटर में ही पूछ भी रहा था, तो यहाँ पे लीटर्स पर पर्सन पर डे, लीटर्स पर कैपिटा पर डे, लीटर्स पर हेड पर डे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ऑप्शन क्या क्या थे वो देख लेते हैं, तो ध्यान रखना होगा, यहाँ पे कह रहा है पर पर्सन पर डे, ठीक है, देखते हैं आइए। अच्छा, क्वेश्चन में हमारा यही पूछा था पर कैपिटा डिमांड वाटर इज कैलकुलेटेड इन लीटर्स, तो लीटर में ही देखा था हमने, कौन कौन से था, लीटर्स पर पर्सन
पर डे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पर पर्सन पर डे। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, टर्बिडिटी ऑफ वाटर इज ड्यू टू, टर्बिडिटी ऑफ वाटर, अच्छा वाटर की टर्बिडिटी किसके कारण होती है, क्या एल्गी के कारण होती है, फंगाई के कारण होती है, ऑर्गेनिक सॉल्ट से होती है, या फिर कहते हैं कि फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स ऑफ क्ले सिल्ट एटसेट्रा। ठीक है, अच्छा टर्बिडिटी होती क्या क्या थी, या गंदलापन कहें तो गंदलापन किस क्या होता था कि जो हमारा क्या होता था कि उसमें पानी में कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स कोलाइडल कोलाइडल पार्टिकल्स हो, क्ले हो, सिल्ट हो, तो इनकी वजह से क्या होता था कि जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता था, या कहते हैं हम लाइट जो हमारी है ठीक वो पास नहीं होती थी, जिसके कारण हमें वाटर क्लियर नहीं दिखता था, क्या होता था ठीक गंदलापन यानी कि मटमैलापन जैसा होता था। ठीक है, तो वैसा ही टर्बिडिटी, अब टर्बिडिटी होता क्या था, तो इसकी डेफिनेशन जो लिखवाई थी वो भी देख लेते हैं क्या कहता था। तो यहाँ पे देखते हैं कि टर्बिडिटी क्या कह रहा है, टर्बिडिटी क्या होता था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स सच एज, कैसे कोलाइडल पार्टिकल्स सच एज क्ले सिल्ट एटसेट्रा, ठीक, विच रेजिस्ट लाइट टू पास थ्रू इट, जो क्या करे कि लाइट को पास होने से रजिस्ट करे, अवरोध करे। ठीक है, उसी को हम क्या कहते थे, उसको हम कहते थे टर्बिडिटी। टर्बिडिटी किस में मेजर किया जाता है, सिलिका स्केल और टर्बिडिटी मीटर के द्वारा सिलिका स्केल पे मेजर करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा, तो क्वेश्चन कह रहा था कि टर्बिडिटी ऑफ वाटर इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, तो अभी हमने देखा था कि किसकी वजह से होता था कि कोलाइडल पार्टिकल्स सच एज सिल्ट और क्ले। ठीक है, तो फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स ऑफ क्ले और सिल्ट एटसेट्रा। ठीक है, तो इन्हीं की वजह से मिट्टी या सिल्ट के बारीक विभाजित कण, तो इन्हीं की वजह से क्या होता था, हमारा पानी में जल में गंदलापन होता था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 87, द मैक्सिमम परमिसिबल टर्बिडिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो अब ड्रिंकिंग वाटर के लिए मैक्सिमम परमिबिलिटी कितनी हो, मैक्सिमम परमिसिबल टर्बिडिटी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ने एक टेबल बनाया था जिसमें हमने सारे पैरामीटर्स लिखे थे और उनकी परमिसिबल लिमिट्स लिखी थी। ठीक है, देखते हैं क्या था, यहाँ आप देख सकते हो कि उनके पैरामीटर्स थे और परमिसिबल लिमिट्स थी। ठीक है, कि कलर हम कह दें तो कलर 5 to 20 TCU होना चाहिए परमिसिबल। ठीक है, मैक्सिमम 20। अगर टेस्ट और ऑर्डर कह दे तो 1 TON। ठीक है, थ्रेशोल्ड और ऑर्डर नंबर। टेम्परेचर कह दे तो टेम्परेचर 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक, परमिसिबल जो होता है। टर्बिडिटी, तो टर्बिडिटी कितना 5 to 10। ठीक है, ppm। तो हमारी यानी कि टर्बिडिटी कितना होगा, ऑप्टिमम परमिसिबल लिमिट कितनी होगी, 5 से 10 ppm होती थी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन भी यही पूछा था। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन भी यही कह रहा है मैक्सिमम परमिबिलिटी परमिसिबल टर्बिडिटी और फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए मैक्सिमम परमिसिबल कितनी होगी वैल्यू, 5 से 10 ppm। ठीक है, क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक, फॉर मैक्सिमम एसिडिटी द pH वैल्यू ऑफ वाटर शुड बी, अधिकतम अम्लता के लिए पानी का pH मान होना चाहिए। ठीक है, अब कह रहा है अधिकतम अम्लता, ठीक, मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर हम pH की वैल्यू कह दें तो pH की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक होती थी, 0 से लेके 7 और 7 से फिर 14। जहाँ पे 7 क्या होता था, ये हमारा होता था प्योर वाटर। ठीक है, प्योर वाटर का pH। और अगर 7 से कम आते थे तो ये हमारा क्या होता था, यही हमारा होता था एसिड, ये सारे। ठीक है, और अगर pH की वैल्यू 7 से अधिक होती थी तो ये हमारे क्या होते थे, एल्कलाइन, या फिर कहते हैं हम बेसिक्स, हमारे सारे बेसिक। ठीक है, तो अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, कह रहा है मैक्सिमम एसिडिटी के लिए, तो जैसे जैसे 7 से हम कम आते जाते थे, वैल्यू कम होती जाती थी pH की, वैसे वैसे एसिडिटी क्या होती थी, बढ़ती जाती थी। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी pH की, तो वो होती है 0। तो मैक्सिमम एसिडिटी किस pH वैल्यू पे होगी, 0 पर। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा 0। ठीक है, अगर pH स्केल की भी बात करें तो pH स्केल कहां से कहां तक होती थी, 0 to 14 तक। ठीक है, नेक्स्ट फिर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। तो क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसिडिटी इन वाटर इज, पानी में अम्लता का सबसे आम कारण क्या होता है। ठीक है, तो पानी में अम्लता की बात कर रहा है, तो पानी में अम्लता किसकी वजह से होती है, ऑक्सीजन की वजह से, हाइड्रोजन की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, नाइट्रोजन की वजह से, नहीं। तो ऑक्सीजन की वजह से नहीं होगी, पानी में ऑक्सीजन होना आवश्यक होता है, ज़रूरी है।
उससे एसिडिटी नहीं बढ़ती है, ठीक है, बट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इनकी वजह से भी नहीं होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 गैस होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, वाटर कैन कॉज वाटर टू बिकम एसिडिक। तो कार्बन डाइऑक्साइड ही वो गैस है जो वाटर में क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है और वो एसिडिक हो जाता है, ठीक है। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गेट रिएक्ट्स विद वाटर एंड प्रोड्यूसेस कार्बोनिक एसिड। तो क्या करता है, कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि हाइड्रोजन आयन जो होता है, हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है। और अगर हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी कि कम हो जाएगी। पीएच की वैल्यू जैसे जैसे कम होगी तो वो क्या होगा, वाटर एसिडिक होता जाता है, ठीक है, कि वाटर में अम्लता, पानी में अम्लता आती जाती है, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करता है वाटर में घुल के, जिसकी वजह से क्या होता है कि अम्लता आ जाती है पानी में, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन भी यही कह रहा था कि भाई किसकी वजह से आती है, तो फिर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, अ वाटर हैविंग pH इक्वल टू 9 विल हैव हाइड्रोक्साइल आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू। अच्छा, pH की वैल्यू 9 है और हाइड्रोक्साइल आयन सांद्रता पूछ रहा है, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे pH की वैल्यू 9 दी है और आपसे पूछ क्या रहा है, हाइड्रोक्साइल आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्साइल आयन की सांद्रता पूछ रहा है। जल्दबाजी में क्या होता है कि pH की वैल्यू 9 दी हुई है और यहाँ पे आप हाइड्रोजन को ध्यान रखते हो तो हाइड्रोजन आयन नहीं पूछ रहा है आपसे, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता नहीं पूछ रहा है, पूछ किस कर रहा है, हाइड्रोक्साइल आयन की सांद्रता, ठीक है। क्योंकि आपको हाइड्रोजन आयन का सांद्रता क्या होती है कि आपकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता का फॉर्मूला सीधे सीधे हम कहते हैं तो डायरेक्टली क्या होता है कि 10 की पावर माइनस pH, ठीक है। तो यहाँ पे आप pH की वैल्यू रखोगे तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाता है, ऑप्शन बी, तो सीधे सीधे क्या लगा देते हो आप, 10 की पावर 9 नहीं, लेकिन माइनस नहीं, लेकिन ये क्या होगा, ऑप्शन गलत है। आपसे क्या पूछ रहा है कि हाइड्रोक्साइल आयन बताइए, ठीक। तो इसके लिए देख लेते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हो कि भाई हमें पता है कि pH प्लस POH, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसका मान होता है हमारा 14, ठीक है, टोटल। तो यहाँ पे अब pH की वैल्यू दी हुई है 9 और POH की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर 14, तो यहाँ से अगर 14 में से 9 माइनस कर लेंगे तो POH की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5, ठीक है। तो यहाँ से POH, ठीक है, POH की वैल्यू निकल आई और पूछ क्या रहा था अब हमारा, हाइड्रोक्साइल आयन। तो हाइड्रोक्साइल आयन के लिए जैसे pH की अभी बताया था फॉर्मूला, वैसे ही हाइड्रोक्साइल आयन की फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि 10 की पावर माइनस POH हो जाएगा। तो अब POH की वैल्यू कितनी थी, 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर 5, तो हाइड्रोक्साइल आयंस कितने हो जाएंगे 10 की पावर 5, करेक्ट आंसर, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन में, तो यहाँ क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है, हाइड्रोक्साइल आयन पूछा था तो हाइड्रोक्साइल आयन कितना निकला था हमारा 10 की पावर माइनस 5, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है, द pH वैल्यू ऑफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी। अच्छा, तो ड्रिंकिंग वाटर की pH वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो ये pH वैल्यू आपको लिखवाई थी हम लोग ने, ठीक है, हमने कि आपको कि किसकी किसकी कितनी वैल्यू होती है, सरफेस वाटर की हो चाहे ग्राउंड वाटर की हो, पोर्टेबल वाटर के लिए कितना pH होना चाहिए, ठीक है, इसकी सारी परमिसिबल वैल्यू लिखी थी। तो देख लेते हैं क्या होती है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है, कि लिमिट्स क्या होती हैं। प्योर वाटर के लिए, तो प्योर वाटर के लिए 7 होता है, ठीक है। अगर सरफेस वाटर या सरफेस वाटर पोर्टेबल वाटर के लिए कहें तो सरफेस वाटर पोर्टेबल वाटर के लिए कितनी होती है 6.5 से 8.5, और यही हमारी कितनी होती है किसके लिए, पोर्टेबल वाटर के लिए, यानी कि पीने योग्य पानी, ठीक है। ग्राउंड वाटर के लिए 6 से लेके, ग्राउंड वाटर जो हमारा होता है जो भौम्य जल होता है, तो भौम्य जल की जो pH मान होता है वो कितना होता है 6 से 8.5 तक, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे पोर्टेबल वाटर की बात कर रहा था, ड्रिंकिंग वाटर की, तो वो उसके लिए कितना होगा pH मान 6.5 से 8.5 होता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा, pH वैल्यू ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अच्छा, ऑप्शन तो हमने देखा था कि pH वैल्यू कितनी होगी ड्रिंकिंग वाटर की, वो 6.5 से 8.5 होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 3 से 5 नहीं होगा, ठीक, एसिडिक हो जाएगा, ठीक, 10 से 12 नहीं, अल्कलाइन हो जाएगा, 12 से 15 बहुत ज़्यादा हो जाएगी वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7 से 8.5, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे तो 6.5 से 7.5 8.5 तक परमिसिबल है वैल्यू, लेकिन जब यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है 7 से 8.5, तो ये इसी के अंतर्गत आ रही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ टर्बिडिटी मीटर यूजिंग ब्लू कोबाल्ट प्लेट इज,
तो ब्लू कोबाल्ट प्लेट, नीली कोबाल्ट प्लेट का उपयोग करने वाले टर्बिडिटी मीटर होता है। तो नीली कोबाल्ट प्लेट का कौन यूज करता है? जैक्सन टर्बिडिटी मीटर, बेलिस टर्बिडिटी मीटर, रॉड टर्बिडिटी मीटर या प्लेट टर्बिडिटी मीटर। ठीक है, तो सबके हम लोग ने अलग अलग देखे थे, अलग अलग सबके डायग्राम्स देखे थे, प्लस उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि कैसा कैसा क्या क्या प्रोसीजर होता है मेज़र करने का, टर्बिडिटी मेज़र का अलग अलग ठीक है मेथड्स के द्वारा, चाहे वो आपको नेफ्लोमेट्रिक हो, चाहे आपका जैक्सन हो, चाहे बेलिस हो, चाहे रॉड टर्बिडिटी मीटर हो। तो कोबाल्ट प्लेट हम लोग ने किस में यूज़ किया था? ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये बेलिस का, ठीक है, बेलिस का डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था कि यहाँ पे ही हम ब्लू कोबाल्ट ग्लास प्लेट का यूज़ कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन भी यही पूछा था हमारा कि टर्बिडिटी यूजिंग ब्लू कोबाल्ट प्लेट। तो ब्लू कोबाल्ट प्लेट हम किस में यूज़ करते थे? बेलिस टर्बिडिटी मीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बेलिस टर्बिडिटी मीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? द सेफ वाटर डज नॉट कंटेन एनी। तो अब जो यानी कि सुरक्षित जल होगा, सुरक्षित पानी होगा, तो वो इनमें से क्या नहीं होता सुरक्षित जल में? क्या सुरक्षित जल में हमारा वाटर नहीं होता? अच्छा, सुरक्षित जल बोल रहा है। ठीक है, क्या हमारा टेस्ट, वाटर में टेस्ट नहीं होगा? तो देखो हो सकता है भाई, क्या है, हम चीनी अगर मिला दें तो क्या वो हमारा सुरक्षित जल नहीं होगा? सुरक्षित जल होगा। ठीक है, चीनी मिला के चाय पीते हैं हम लोग। ठीक है, या हम कहते हैं कि अगर पानी में भी हम चीनी मिला दें, शरबत मिला दें, तो सुरक्षित तो रहेगा। ठीक है, फिर हम कहते हैं कलर। तो कलर की बात करें तो कलर भी आप देखो क्या होता है कि पानी में जैसे आप देखते हो गुलाब जल या कुछ भी ऐसा, हम रूह अफ़ज़ा आता था, तो हम लोग शरबत बनाते थे, बचपन में पिया होगा आपने। तो रूह अफ़ज़ा क्या होता था? रेड कलर का होता था, रेड कलर का, लाल लाल कलर का मिला देते थे पानी में। ठीक है, तो उससे क्या होता था कि पानी में कलर आ जाता था। क्या वो सुरक्षित नहीं होता था? वो भी सुरक्षित होता था। ठीक है, अगर हम कह दें पानी में गंध की बात करें, तो आप जरा गुलाब जल वगैरह मिलाओगे अगर पानी में, ठीक है, तो वो उससे भी क्या होगा? ऑर्डर भी आएगा। ठीक, तो गंध भी आएगी, खुशबू आती है, तो वो भी सुरक्षित जल है। बट पैथोजेंस की अगर बात करें हम, ठीक है, रोगजनक जीवाणु अगर उसमें हो, तो ऐसे तो वो क्या होगा? बीमारियां फैलाएंगे। तो पैथोजेंस, क्योंकि अगर जिस भी पानी में पैथोजेंस होते थे तो वो सेफ नहीं होता था। वो कैसा, क्या वो कहलाता था? उसे हम कहते थे कंटेमिनेटेड वाटर। ठीक है, उसे हम कहते थे कंटेमिनेटेड वाटर। तो यहाँ पे यानी कि क्या नहीं होना चाहिए, यही तो पूछा था। तो यहाँ पे अगर पैथोजेंस होंगे तो पैथोजेंस होता था तो कंटेमिनेटेड वाटर हो जाता था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि पैथोजेंस नहीं होना चाहिए, तभी वो सेफ होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 94, द प्रोडक्ट ऑफ H प्लस आयंस एंड H माइनस आयंस इन अ स्ट्रॉन्ग अल्कली। तो स्ट्रॉन्ग अल्कली यानी प्रबल क्षार में H प्लस आयन और H माइनस आयन का गुणनफल होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रबल क्षार बोल रहा है यहाँ पे, ठीक, तो देखो मैक्सिमम जो आपका pH मान होता है, तो वो आपका कह दें हम कि 0 से लेके 14 तक होता है। यानी कि अगर वो 0 कह दे तो ये कैसा होगा? ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो, अगर pH मान हमारा 0 है। ठीक है, अगर pH मान हमारा 14 है तो वो हमारा क्या होगा? एल्कलाइन होगा। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग अल्कली होगा। ठीक, तो यहाँ पे भी बात यही कर रहा है कि प्रबल क्षारीय, प्रबल क्षार की बात कर रहा है, तो वो उसके लिए कितना होता है हमारा? तो हमारा 14 होता है pH मान। और अगर pH मान 14 होता है तो यहाँ पे तो आपको पूछ क्या रहा है? प्रोडक्ट ऑफ H प्लस और H माइनस आयन, इनका प्रोडक्ट पूछ रहा है। अच्छा, जो H प्लस आयन्स और H माइनस आयन की जो वैल्यू होती है, ठीक है, तो वो H प्लस और H माइनस आयन की जो वैल्यू होती है, तो वो होती है 10 की पावर -7। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट पूछ रहा है, इनका गुणनफल। तो अगर प्लस, अगर हम H प्लस आयन कह दें और इनटू H माइनस आयन कह दें, ठीक है, तो H प्लस आयन और H माइनस आयन का यानी कि 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, और पता है कि अगर प्रोडक्ट होता है तो पावर पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है, तो पावर पावर ऐड हो जाएगी, तो -7 प्लस -7 कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू -14। तो यानी कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग अल्कली की बात हो रही है, तो स्ट्रॉन्ग अल्कली के लिए कितना हो जाएगा ऑप्शन? प्रोडक्ट उनका 10 की पावर -14। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 95, द मेजर ऑफ एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द सस्पेंडेड मटीरियल्स
प्रेजेंट इन वाटर इज नोन एज। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि ठीक है, जल में उपस्थित निलंबित पदार्थ, जो निलंबित पदार्थ होते हैं तो द्वारा प्रकाश के अवशोषण या प्रकीर्णन के माप को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अल्कनिटी नहीं, तो वो तो पीएच के मान के पे डिपेंड करता है। कलर नहीं होता है। हार्डनेस कठोरता किस वजह से होती है, तो वो कैल्शियम या मैग्नीशियम के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट या फिर सल्फेट क्लोराइड इनकी वजह से होती थी। ठीक है, परमानेंट या टेम्परेरी हार्डनेस। नेक्स्ट बात करते हैं टर्बिडिटी। तो टर्बिडिटी होता क्या था, ठीक, इसकी बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे अगर टर्बिडिटी की हम बात करें तो टर्बिडिटी क्या था। ठीक है, टर्बिडिटी हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट हम आते हैं turbidity measurement often used as an indicator of water quality based on the clarity estimated total suspended solids in water। ठीक है, कितने सस्पेंडेड सॉलिड्स होंगे तो इसी के बेसिस पे हमारा, या कितने, ठीक है, निलंबित पदार्थ होंगे तो उनके बेसिस पे हम टर्बिडिटी करते थे। ठीक है, और किस पे बेस्ड होता था, टर्बिडिटी इज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय पार्टिकल्स इन वाटर। ठीक है, तो कितनी अमाउंट ऑफ लाइट पास हुई या स्कैटर हुई या एब्जॉर्ब हुई। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते थे, टर्बिडिटी को डिफाइन करते थे उसी के आधार पर। ठीक, तो इसलिए क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा, देखते हैं। तो क्वेश्चन भी यही कह रहा था हमारा कि क्या, कि जो है जल में उपस्थित निलंबित पदार्थ, ठीक है, प्रकाश के अवशोषण या प्रकीर्णन यानी कि एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता था, टर्बिडिटी होता था, उसे क्या कहते थे हम, टर्बिडिटी कहते थे, यानी कि गंदलापन। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 96, ऑन विच स्केल द टर्बिडिटी इज मेजर्ड। तो टर्बिडिटी को किस स्केल पे मेजर किया जाता है। ठीक है, टर्बिडिटी की हम लोग ने बात भी की थी, टर्बिडिटी देखा भी क्या होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसी पे देखते हैं टर्बिडिटी क्या था, किस स्केल पे मेजर करते हैं। तो यहाँ देख सकते हो आप, आपको लिखवाया भी है नोट्स में भी। ठीक है, कि टर्बिडिटी क्या होता था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स की वजह से होती थी। ठीक, विच रेजिस्ट, जो रेजिस्ट करती थी क्या है, लाइट पास थ्रू इट। ठीक है, वहाँ उससे लाइट पास होने से रजिस्ट भी करती थी। उसको किस पे, टर्बिडिटी मीटर के द्वारा नापा जाता था, किस पे, स्टैंडर्ड सिलिका स्केल पे। ठीक है, तो किस पे हम लोग नापते थे, टर्बिडिटी मीटर के द्वारा सिलिका स्केल पे। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो यहाँ आप देख सकते हो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन भी इसी की बात कर रहा है कि ऑन विच ऑफ द स्केल टर्बिडिटी मीटर इज मेजर्ड। तो टर्बिडिटी मीटर को किस स्केल पे मेजर करते हैं, प्लेटिनम स्केल पे नहीं, सिलिका कोबाल्ट स्केल पे नहीं, सिलिका प्लेटिनम स्केल नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड सिलिका स्केल। ठीक है, यानी कि मानक सिलिका पैमाने पर हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, टर्बिडिटी को, गंदलापन को मापते हैं। ठीक, करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, बेस्ड ऑन द कोबाल्ट स्केल द मैक्सिमम परमिसिबल कलर फॉर डोमेस्टिक सप्लाईज। ठीक है, तो डोमेस्टिक सप्लाई के लिए मैक्सिमम परमिसिबल कलर कह रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए पहले भी हम लोग देख चुके हैं, टर्बिडिटी की लिमिट देखी थी, इस तरह सारी लिमिट्स आपको सारे पैरामीटर्स की लिखवाई थी। ठीक है, तो वहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है, कि कलर की टर्बिडिटी यूनिट मैक्सिमम ठीक है, परमिसिबल यूनिट, तो परमिसिबल लिमिट कितनी होगी, 5 से 20। अच्छा, मैक्सिमम कह रहा है तो मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 20। ठीक है, और भी आपको कलर्स के सारे पैरामीटर्स, सारी चीज़ें बताई थी, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, कलर को मेजर करते थे टिंटोमीटर के द्वारा कोबाल्ट स्केल पे। ठीक है, और कोबाल्ट स्केल पे हेजन यूनिट या टीसीयू, ट्रू कलर यूनिट। ठीक है, तो पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के लिए कितनी वैल्यू होती थी, मैक्सिमम वैल्यू 5 से 20 टीसीयू। ठीक है, रिजेक्शन वैल्यू होती थी 25। तो यहाँ पे मैक्सिमम परमिसिबल अगर कहें तो परमिसिबल कितना होगा, 20। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, बेस्ड ऑन द कोबाल्ट स्केल। ठीक है, तो कोबाल्ट स्केल पे मेजर कर रहे कलर को हम डोमेस्टिक सप्लाईज के लिए, ठीक है, यानी कि वही घर के सप्लाई के लिए, घरेलू उपयोग के लिए। तो मैक्सिमम परमिसिबल 5 से 20 थी, तो यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 20। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट हार्डनेस इन ड्रिंकिंग वाटर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ठीक है, यानी कि पानी के पीने में सबसे उपयुक्त कठोरता, तो पीने के पानी की बात कर रहा है। ठीक है, तो ड्रिंकिंग वाटर की अगर हम बात करें तो ड्रिंकिंग वाटर की एक्सेप्टेबल लिमिट लिखवाई थी। ठीक है, तो ड्रिंकिंग वाटर की एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी होती थी, 75 से 115। ठीक है, यानी कि 75 से 115 mg पर लीटर या ppm। ठीक है, और एक्सेप्टेबल अगर हम कह दें कि कहाँ तक
कहाँ तक एक्सेप्ट किया जाता है, तो ठीक है, एक्सेप्टेबल लिमिट होती है 200 ppm, ठीक है, 200 ppm तक एक्सेप्टेबल है। और अगर रिजेक्शन कहें तो कॉज ऑफ रिजेक्शन का कारण कितना हो जाएगा, तो रिजेक्शन होता था 600 ppm पे, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर के लिए आप देख रहे हो कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए कितना होना चाहिए, 75 से 115 ppm, ठीक। तो अब 75 से 115, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट है हार्डनेस, तो भाई 300 कह दे तो 300 ज़्यादा हो जाएगी, एक्सेप्टेबल से भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। 200 कह दे तो 200 तो हमारी एक्सेप्टेबल थी, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं थी। ड्रिंकिंग के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट 75 से 115 के बीच होनी चाहिए, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 100 ppm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, द प्रेजेंस ऑफ एल्गी इन वाटर इंडिकेट्स दैट द वाटर इज, ठीक है। तो वाटर कैसा होगा, ठीक, अगर जल में शैवाल उपस्थित है तो जल कैसा होगा, क्या कठोर होगा, तो कठोरता किस वजह से आती थी जल में, कि आपका कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट या सल्फेट, क्लोराइड, इनके कैल्शियम या मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम की वजह से होती थी आपका हार्डनेस। तो हार्डनेस तो नहीं आती है आपकी एल्गी की वजह से, नहीं। अगर सॉफ्ट मृदु जल, तो मृदु जल भी नहीं होगा कि आपकी सॉफ्टनेस हो एल्गी की वजह से। अगर कहे प्योर वाटर, अगर एल्गी है तो उसे प्योर वाटर कहोगे भी नहीं आप, ठीक है, शैवाल उसमें अगर उपस्थित है। तो एसिडिक की अगर बात करें, होता क्या है जनरली, जो आपका एल्गी है, ठीक है, वो आपका वाटर में जब प्रेजेंट होता है तो एक वाटर के अंदर ही क्या करता है कि वो जो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को क्या करता है कि वो ऑक्सीजन को यूज़ कर लेता है अपना फीडिंग के लिए। तो वो ऑक्सीजन को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपका जो वाटर में, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि वाटर में घुलकर क्या करता है, कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है, पानी एसिडिक हो जाता है थोड़ा, ठीक है। तो यानी कि अगर एल्गी है तो इसका मतलब पानी कैसा होगा, अम्लीय होगा, ठीक, पानी कैसा हो जाएगा, अम्लीय। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अम्लीय, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 100 क्वेश्चन, रन ऑफ कैन बी डिस्क्राइब्ड एज पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल दैट, अच्छा ठीक है, अपवाह को जल चक्र के उस भाग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो जल चक्र की अगर बात करें तो उसमें अपवाह क्या होता है, तो अपवाह होता है आपका एब्जॉर्ब्ड इनटू द ग्राउंड। तो जो ग्राउंड में एब्जॉर्ब होता था उसे इन्फिल्ट्रेशन कहते थे, अंत्यसंदन, अपवाह तो नहीं कहते थे, ठीक है। डिस्कार्डेड, छोड़ दिया जाता है, नहीं वो तो फ्लो हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर कह रहे हैं फ्लो ओवर लैंड एज सरफेस, ठीक है, वाटर, तो सतह जल के रूप में भूमि पर प्रवाहित होता है। तो भूमि पर अगर हम कहें प्रवाहित हो रहा है तो हाँ, वो तो जो फ्लो हो रहा है तो वही हमारा रन ऑफ होता था, ठीक है। अगर कहते इवेपोरेट तो वो इवेपोरेशन, इवेपोरेट वाष्पीकृत वाटर हो जाता है, नहीं वो तो इवेपोरेशन कहलाता था। तो रन ऑफ के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, कि रन ऑफ वो वाटर होता था जो जल पे हमारा मूव करता था, ठीक है, सतह पर प्रवाहित होता था। तो फ्लो ओवर लैंड एज सरफेस वाटर, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, फ्लो ओवर लैंड एज सरफेस वाटर, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। तो यहाँ तक के आपसे सारे एक्सप्लेनेशन थे, वीकली टेस्ट 21 का आपका सारा एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीकली टेस्ट के लिए, जो वीकली टेस्ट आपका 22 हुआ था, तो उसके हम लोग एक्सप्लेनेशंस देखेंगे, ठीक है।